नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सीधे उस बायोलॉजिकल मिस्ट्री यानी जैविक पहेली में उतरने वाले हैं जो ये तय करती है कि हम सब इस दुनिया को इतने अलग-अलग तरीकों से क्यों अनुभव करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि कुछ लोग हमेशा इतने एनर्जी से भरे और बातूनी क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग बिल्कुल शांत रहना पसंद करते हैं। क्या ये सिर्फ एक आदत है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे हमारी ब्रेन वायरिंग का बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए सीधे उन साइंटिफिक फैक्ट्स को समझते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को आकार देते हैं। ओके, चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इमेजिन कीजिए, एक ही शोरगुल वाली लाउड पार्टी है और वहाँ दो लोग मौजूद हैं। एक के लिए ये तेज म्यूजिक और भीड़ भाड़ एकदम बैटरी चार्जर की तरह काम कर रही है। वो लगातार एनर्जेटिक फील कर रहा है और नए लोगों से मिलने का रोमांच ढूंढ रहा है। वहीं दूसरा इंसान उसी माहौल में बड़ी तेजी से अपनी एनर्जी खो रहा है। कुछ ही घंटों में उसका दिमाग सुन्न होने लगता है और उसे एक इंट्रोवर्ट हैंगओवर का सामना करना पड़ता है। ये कोई साइकोलॉजिकल कमजोरी नहीं है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि अलग-अलग लोगों की बॉडी सोशल स्टिमुलाई यानी बाहरी माहौल पर कैसे रिएक्ट करती है। लेबल से परे जाकर देखें तो असल में सारा खेल बायोलॉजी का है। भाग 1, ब्रेन वायरिंग और न्यूरोट्रांसमिटर्स। चलिए देखते हैं कि दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें समझाता है कि एक्सट्रोवर्ट्स के दिमाग में जो सेंसरी न्यूरल पाथवे यानी संवेदी तंत्रिका मार्ग होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वे किसी भी जानकारी को हियर एंड नाउ यानी यहाँ और अभी के रूप में बहुत तेज़ी से प्रोसेस करते हैं। इसके बिल्कुल उलट इंट्रोवर्ट्स के दिमाग में जानकारी का फ्लो एक बहुत ही लंबे रास्ते से होकर गुजरता है। ये रास्ता दिमाग के उन हिस्सों से जाता है जो हमारी यादों, प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़े होते हैं। स्टडीज तो यहाँ तक बताती हैं कि इंट्रोवर्ट्स के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर भी अधिक मोटा होता है। यही वजह है कि एक्सट्रोवर्ट्स तुरंत रिएक्ट करते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स किसी भी बात पर गहराई से सोच विचार करना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमिटर्स की। डोपामीन वही केमिकल जो हमें एक्साइटमेंट और खुशी का एहसास कराता है। दिलचस्प बात यह है कि एक्सट्रोवर्ट्स के दिमाग में डोपामीन के प्रति सेंसिटिविटी कम होती है, इसलिए उन्हें वो किक महसूस करने के लिए बहुत ज्यादा रोमांच और शोर शराबी की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट्स डोपामीन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी सी भी भीड़ या शोर उनके लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है। इसीलिए उनका दिमाग एक दूसरे रसायन एसिटाइलकोलिन को प्रेफर करता है। ये वो केमिकल है जो तब रिलीज होता है जब इंसान बिल्कुल शांत होता है, कोई अच्छी किताब पढ़ रहा होता है या अपने ही ख्यालों में गहराई से डूबा होता है। भाग 2, दो नर्वस सिस्टम को समझना। अब ब्रेन केमिस्ट्री से निकलकर शरीर के नर्वस सिस्टम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है सिंपैथेटिक सिस्टम। बहुत ही आसान भाषा में समझे तो ये हमारी बॉडी की गाड़ी का एक्सेलरेटर है। जब भी हम किसी नए रोमांच की तलाश में होते हैं, भारी तनाव का सामना कर रहे होते हैं या एकदम फुल एनर्जी के साथ लोगों से घुल मिल रहे होते हैं, तब हमारा ये नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। ये हमें तुरंत फैसले लेने और एक्शन में आने के लिए तैयार करता है। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अगर पहला वाला एक्सेलरेटर था, तो ये सिस्टम हमारी बॉडी का ब्रेक है। इसे हम शरीर की रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी आराम करने और पचाने वाली स्थिति कह सकते हैं। ये नेटवर्क तब काम आता है जब हमें रिलैक्स करना होता है, अपनी एनर्जी वापस पानी होती है और जानकारियों को गहराई से प्रोसेस करना होता है। इंट्रोवर्ट्स के लिए ये सिस्टम एकदम किसी सुरक्षित पनाहगाह जैसा है, जहां वो एसिटाइलकोलाइन की मदद से खुद को पूरी तरह से रिचार्ज करते हैं। भाग 3, प्रकृति बनाम पोषण यानी नेचर वर्सेस नर्चर। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हमारा व्यक्तित्व लगभग आधा यानी करीब 39 से 58% तक जेनेटिक होता है। जी हाँ, ये हमारे डीएनए में है। बाकी का जो हिस्सा बचता है वो हमारे बचपन, हमारी परवरिश और हमारे आसपास के माहौल से आकार लेता है। इसका मतलब है कि बायोलॉजी एक बहुत ही मजबूत नींव तो जरूर रखती है, लेकिन जिंदगी के अनुभव भी हमारी पर्सनालिटी को तराशने में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर हम इसे इवोल्यूशन के नज़रिए से देखें, तो शिकारियों से बचने के लिए सतर्क होकर पीछे रहना हो या फिर भोजन की तलाश में दूर तक भटकना, इन दोनों ही पर्सनालिटी एक्सट्रीम्स ने इंसानों को जिंदा रखने में अपना अपना एक यूनिक बायोलॉजिकल फायदा पहुंचाया है। दोनों ही सर्वाइवल के लिए जरूरी थे। भाग 4, एम्बीवर्ट एडवांटेज।
क्या होगा अगर कोई इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में आता हो? यही एंट्री होती है एम्बीवर्ट्स की। एक एम्बीवर्ट वो इंसान है जो इस पूरी पर्सनालिटी स्पेक्ट्रम के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होता है। इनमें एक गजब की नेचुरल एबिलिटी होती है, ये माहौल के हिसाब से खुद को बड़ी आसानी से ढाल लेते हैं। जरूरत पड़ने पर ये गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाकर बातचीत को लीड कर सकते हैं और सिचुएशन के हिसाब से ब्रेक लगाकर एक बहुत ही शानदार और एम्पैथेटिक लिसनर यानी श्रोता भी बन सकते हैं। जरा इस डेटा को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। एक स्टडी में सेल्स एम्प्लॉयज के रेवेन्यू को ट्रैक किया गया, जहां एक एवरेज एम्प्लॉय की इनकम $138 प्रति घंटा थी, वहीं एम्बीवर्ट्स ने $208 प्रति घंटे की शानदार सेल की। ये फाइनेंशियल डेटा इस बात का पक्का सबूत है कि जिन रोल्स में लोगों को परसुएड करने यानी समझाने और उनकी बातों को गहराई से सुनने का बैलेंस चाहिए होता है, वहां एम्बीवर्ट्स का कोई मुकाबला नहीं है। तो सबसे अहम बात यह है कि कोई भी पर्सनालिटी यूनिवर्सली बेस्ट नहीं होती। लीडरशिप या मैनेजमेंट में भी सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि टीम के लोग कैसे हैं। एक हार्वर्ड स्टडी ने पाया कि एक्सट्रोवर्ट लीडर्स उन टीमों के साथ ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं जहां एम्प्लॉयज बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना पसंद करते हैं, लेकिन जहां एम्प्लॉयज खुद से इनिशिएटिव लेने वाले यानी प्रोएक्टिव होते हैं, वहां इंट्रोवर्ट लीडर्स सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि वो दूसरों के आइडियाज को सुनते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का पूरा स्पेस देते हैं। भाग 5, इस शोरगुल वाली दुनिया में सफल होना। रिसर्चर्स ने हमारी बायोलॉजिकल वायरिंग के हिसाब से कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज दी हैं। पहली, डीप फोकस और सुनने की क्षमता को अपनी ताकत बनाएं। दूसरी, सेफ तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की प्रैक्टिस करें। तीसरी बात, सेल्फ केयर और शांत माहौल को प्रायोरिटी दें ताकि दिमाग अच्छे से रिचार्ज हो सके। और सबसे ज़रूरी पॉइंट जो हमें याद रखना है, भले ही कोई इंसान कितना भी आउटगोइंग क्यों ना हो, डेटा बताता है कि लगभग 3 घंटे के लगातार सोशल इंटरैक्शन के बाद हर किसी का दिमाग थकने लगता है और उसे ब्रेक की ज़रूरत होती है। अंत में ये पूरी चर्चा हमें खुद को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती है। सोचने वाली बात यह है कि हम इस बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम पर असल में कहाँ खड़े हैं? क्या हम अपनी नेचुरल वायरिंग यानी अपनी बॉडी के उस एक्सेलरेटर और ब्रेक का सम्मान करते हुए अपने काम करने के तरीके और अपनी जिंदगी को फिर से डिजाइन कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचना हम सबके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस बायोलॉजिकल मिस्ट्री को डिकोड करने के इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए।